अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आ सकती है। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद जोर पकड़ रही है। इस वक्त मुल्क में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 327 रुपये से ज़ायद है और डीजल की फी लीटर कीमत 381 रुपये से भी ऊपर है। आलमी तेल कीमतों की हम बात करें तो 4 अगस्त से अब तक WTI की कीमत $76 से $78 के दरमियान रही है। इसी तरह ब्रेंट क्रूड की कीमत भी $86 फी बैरल से 84 के दरमियान में ट्रेड करती रही है। लेकिन इस दौरान में एक मौका ऐसा भी था कि ब्रेंट की कीमत $78 की सतह पर भी आ गई थी। इसी के साथ अरब लाइट ऑयल 4 अगस्त से अब तक $72.64 के दरमियान और फिर $73.55 के दरमियान ये ट्रेड करता रहा है। अब ऐसी सूरत में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी की तवक्को की जा रही है। लेकिन हम माजी के ट्रेंड को देखें तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा या रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच सका है, जिसकी बड़ी वजह पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सेस भी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत लेवी में इजाफा कर देती है, जिससे कीमतों में आने वाला बड़ा फ़र्क लेवी की नज़र हो जाता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक ने यह भी कहा है कि अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें अगले 2 दिन मुस्तहकम रहीं तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की गुंजाइश पैदा हो सकती है। अब यहाँ पर यह बात भी अहम है कि कीमत का फैसला हुकूमत नहीं बल्कि ओगरा करेगा। मौजूदा निज़ाम में आलमी तेल की कीमतों और PSO के इम्पोर्ट अखराजात को तकरीबन 7 दिन की एवरेज को कैलकुलेट करके इस वक्त नाफिज किया जाता है। यानी अगर आलमी कीमतों में मुसलसल कमी बरकरार रही तो फिर इसका असर पाकिस्तान में भी नज़र आ सकता है। लेकिन असल खबर इससे भी कहीं आगे है। पाकिस्तान अपनी पुरानी और कम कैपेसिटी वाली ऑयल रिफाइनरीज को जदीद बनाने के लिए अब तकरीबन $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम के मुताबिक अगले माह से हुकूमत सिर्फ MOUs नहीं बल्कि बाकायदा इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन होते देखना चाहती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। पाकिस्तान की कई रिफाइनरीज कई दहाइयों पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं। उनमें से कई ज़्यादा मकदार में फर्नेस ऑयल पैदा करती हैं, जबकि मुल्क को पेट्रोल और डीजल और दूसरे वाइट ऑयल प्रोडक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। डीप कन्वर्जन टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हीं रिफाइनरीज में भारी और कम कीमत मसनूआत को ज़्यादा कीमती पेट्रोल और डीजल में तब्दील किया जा सकेगा। अब हुकूमत का टारगेट यूरो 5 मेयार के फ्यूल्स की पैदावार बढ़ाना और फर्नेस ऑयल पर इन्हिसार कम करना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सीधा सा है, पाकिस्तान को तैयार शुदा पेट्रोल और डीजल कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यानी एक तरफ मुल्क का इम्पोर्ट बिल कम हो सकता है और साथ ही डॉलर की तलब में कमी आ सकती है, और फिर इसके अलावा आलमी बहरान के दौरान पाकिस्तान की फ्यूल सप्लाई ज़्यादा महफूज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल है, वो ये कि अगर रिफाइनरीज को जदीद बनाने के लिए अरबों डॉलर लग रहे हैं तो ये पैसा आएगा कहाँ से। यहाँ हुकूमत की ब्राउन फील्ड ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसमें सरमायाकारी को काबिल अमल बनाने के लिए मुख्तलिफ माली और टैरिफ मराहत दी गई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तुर्की की कंपनी टर्किश पेट्रोलियम के साथ ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन भी आगे बढ़ा रही है। वज़ीर साहब के मुताबिक सितंबर या अक्टूबर में पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में एक्सप्लोरेशन शुरू होने की तवक्को है, जिस पर इब्तदाई तौर पर 120 से 130 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बताई गई है। अगर पाकिस्तान को समंदर या ज़मीन से मुनासिब मकदार में तेल मिल जाता है तो इम्पोर्टेड एनर्जी पर इन्हिसार कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन एक्सप्लोरेशन एक लंबा और थका देने वाला बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तेल मिल गया है। पहले सर्वे होगा, फिर ड्रिलिंग होगी, फिर डिस्कवरी की सूरत में अप्रेजल और डेवलपमेंट होगी। इसके लिए अब इस मंसूबे से फौरी तौर पर पेट्रोल सस्ता होने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब वापस आते हैं पेट्रोल की कीमत पर। अगर आलमी कीमतें मुस्तहकम या कम रहती हैं तो फिर 7 दिन की एवरेज पाकिस्तान के लिए कीमत में कमी का रास्ता खोल सकती है। लेकिन रुपए की कदर के साथ इंपोर्ट कॉस्ट और दीगर टैक्सेस के साथ लेवी भी ज़ाहिर कीमत पर असरअंदाज होगी। यानी आलमी तेल सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में फौरी पेट्रोल उसी तनासब से सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत के हवाले से फार्मूले में असल खेल डॉलर रेट के साथ लेवी, फ्रेट और इम्पोर्ट कॉस्ट। इस लिहाज से अगर $5 अरब की रिफाइनरी अपग्रेडेशन होती है, ये वाकई मुआहिदों से निकलकर अमली शक्ल इख्तियार करती है, तो पाकिस्तान की एनर्जी स्टोरी में ये एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। अभी कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, क्या वाकई ये काबिल अमल है, और अगर इस पर अमल होता है तो इससे हमारी प्रोडक्शन कितनी बढ़ सकेगी और फिर कीमत पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, इस पर हम बात करेंगे। उसामा कुरैशी साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, ऑयल कंपनीज़ एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं, सिनर्जिको PK लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है रिफाइनरीज़ पर, ये कितना काबिल अमल प्रोजेक्ट आपको लग रहा है? इससे टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो सकेगी और फिर उसका फ़ायदा क्या क्या हो सकेगा? थैंक यू। जो आपका पहला सवाल है कि कितना काबिल अमल है, सो ये काफ़ी ये डूएबल प्रोजेक्ट, एंड इसी की वजह से अगर आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री, पांचों रिफाइनिंग मुल्क की हुकूमत के साथ कॉन्स्टेंटली डायलॉग में इंगेज थी कि पॉलिसी के अंदर जो मसले हैं उनको क्लियर किया जाए और पॉलिसी को जल्द अज जल्द जो है वो किया जाए, ताकि
रिफाइनरी सेक्टर इसके ऊपर काम कर सके। तो देखिए, इस जो ब्राउनफील्ड रिफाइनिंग पॉलिसी की इतने सालों से पेंडिंग थी, 2023 में अप्रूव हुई, फिर आगे जाके उसमें कुछ मसाइल आए जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हुई, फाइनली वो अप्रूव हो चुकी है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, जो कि मिनिस्टर साहब को भी आपने कोट किया, कि उन्होंने कल प्रेस ब्रीफिंग में कहीं कहा था कि सितंबर में हम एग्रीमेंट साइन करेंगे, एमओयूज नहीं होंगे। बात उनकी बिल्कुल बजा थी। पांचों रिफाइनरीज ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा साइन करना है, जिसमें उन्होंने ये कमिटमेंट देनी है कि अगले 7 सालों के अंदर अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करना है। और अपग्रेड का, जैसे आपने अपने प्रीएम्बल में बताया कि यूरो 5 की प्रोडक्ट बनानी है, जैसे जो गैसोलीन और डीजल 5 पे कन्वर्ट करना है। और दूसरा जो फ्यूल ऑयल, जो फर्नेस ऑयल जिसको आम जुबान में कहा जाता है, फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन को मिनिमल करना है, बिकॉज फर्नेस ऑयल आपको पता है एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, और पाकिस्तान में अब उसकी खपत बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से वो लॉस पे एक्सपोर्ट होती है। वो फर्नेस ऑयल प्रोडक्ट बेसिकली प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करना है, या गैसोलीन हो जाए या डीजल। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। और अगर बिगर पिक्चर आप कंट्री पर्सपेक्टिव से देखें, तो बिल्कुल आपकी बात, जैसे आपने में कहा कि पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा विद रिफाइनिंग कैपेसिटी, कि पाकिस्तान आज के दिन तकरीबन 70 से 80% डीजल लोकली प्रोड्यूस करता है, और गैसोलीन जो है वो तकरीबन 25 से 30। इस अपग्रेड के बाद ये इन दोनों चीज़ों पे उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान की ही अपनी प्रोडक्शन से जो है वो ये पूरा हो जाएगा, और पाकिस्तान केपेबल हो जाएगा अपनी पेट्रोलियम नीड्स को अपनी रिफाइनरीज के थ्रू मीट करने में। तो उसामा साहब, अगर हम इसको एक एंड कंज्यूमर से कनेक्ट करने की कोशिश करें, चूँकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, 5-6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तभी हो सकती है जब उसका फ़ायदा पूरे मुल्क की आवाम को। तो एक एंड कंज्यूमर जो कि इस वक्त पेट्रोल ख़रीदता है और उसको ये महंगा लगता है, या डीजल ख़रीदता है, या कोई दूसरा ऑयल ख़रीदता है, उसकी कॉस्ट पर कितना ये फ़र्क डालेगी? वो कॉस्ट कितनी कम हो सकेगी जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है? उसमें कोई अवामी मफाद भी मौजूद है? सर, उसमें एक अवामी मफाद में अगर आप ये देखें कि जैसे एक्सचेंज की हम बात करते हैं, एक्सचेंज की सबसे बड़ा अगर हेडलाइन देखें इस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान को क्या मिले, अभी एक आम सारिफ की बात नहीं करते, पर एक नेशनल इकोनॉमी की पहले बात करिए। तो नेशनल इकोनॉमी में तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर आपके सेव होंगे, क्योंकि आपकी वो प्रोडक्शन लोकल होगी। जब आपको फिनिश गुड इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर जो है वो आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ता है, और उसकी फ्रेट कॉस्ट और वो सारा कुछ मिला के पाकिस्तान लैंड करने की कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। जब आपकी लोकल रिफाइनरी प्रोडक्शन होती है, तो उसमें ये प्रीमियम और ये सब चीज़ें जो हैं कम हो जाती हैं, क्योंकि प्रीमियम जो है वो उस पर इतना नहीं होता, क्योंकि वो क्रूड के ऊपर जो प्रीमियम आ रहा है वो नहीं। जहाँ तक आपने बात की आवाम की, मेरा अपना और हम काफ़ी लोगों का सेक्टर में ये मानना है कि देखिए, आवाम की प्राइस सही मानने तक आप डीरेगुलेट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं दिखना शुरू होगी वो बेनिफिट। जब तक कंपनीज में आपस में कंपटीशन नहीं होगा, जैसे आप सेलुलर सेक्टर में देखा, जब सेलफोन्स नए नए आए थे तो उनका टैरिफ रेगुलेट होता था, किसी और भी सेक्टर मौजूद है जो डीरेगुलेट हुए, तो उसके बाद उसका फायदा जो है तारिफ को पहुंचा। अभी भी अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो सिर्फ गैसोलीन और डीजल जो है, पेट्रोल और डीजल कह लें आप उसको आम जुबान में, वो सिर्फ जो है वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जो कंज्यूमर के पंप पे मिलती है। बाकी हाई ऑक्टेन जो पंप पे मिलता है वो डीरेगुलेटेड है। उसकी आप प्राइस में देखें, डिफरेंट पंप आपको डिफरेंट प्राइस मिल रही है, और वहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन है। तो जब ये डीरेगुलेट हो जाएंगी प्राइसिंग, तो ऑब्वियसली इसका एक अच्छा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को जाएगा, और कंज्यूमर को एक कंपैरेटिव प्राइसिंग डिफरेंट पंप्स के ऊपर मिलना शुरू होगी। तो अगेन कंट्री पर्सपेक्टिव से आप 1.5 से 2 बिलियन डॉलर साल के सेव कर रहे होंगे, आप फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। आई एम श्योर उसका इम्पैक्ट जो है प्राइसिंग पे भी आएगा, बट कितना आएगा ये मैं इस वक्त कुछ कह नहीं सकता। जैसे आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि देखिए, एक होती है एक्स रिफाइनरी प्राइस, फिर उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, बाकी चीजें हैं, वो ऐड होके एक प्राइस बिल्डअप होती है पंप की। तो ये इस वक्त आज के दिन कहना, क्योंकि ये अपग्रेड का प्रोजेक्ट तकरीबन 7 साल में कंप्लीट होना है, इसको 7 साल इसकी जो है डेडलाइन है। आई एम श्योर रिफाइनरीज इससे पहले ही कंप्लीट कर लेंगी। तमाम रिफाइनरीज काफी इसके ऊपर
अपनी इंतजार में है कि पॉलिसी आए तो उस पर हम सही। अच्छा उसामा साहब, ये अभी जो ज़ाहिर है हुकूमत की कोशिश भी ऐसा लग रहा है, वो कह तो रहे हैं कि डी रेगुलेशन है, आप लोगों की डिमांड भी है कि उससे एक हेल्दी कंपटीशन आएगा और ज़ाहिर है इसका फ़ायदा एक एंड कंज्यूमर तक लाजमी पहुंचेगा। तो अब ये डेली प्राइसेस का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो गवर्नमेंट ने फौरी कर दिया, इसका मतलब जहाँ विल होती है, इंटेंशन होती है, जो करना है वो गवर्नमेंट ओवरनाइट भी कर सकती है। डी रेगुलेशन क्यों नहीं ये ओवरनाइट हो पा रही है, ये इतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्यों बन गया है? सर देखें, डीरेगुलेशन जैसे आपने पहले डेली प्राइसिंग की बात की, डेली प्राइसिंग गवर्नमेंट ने इसलिए की, गवर्नमेंट को एक चीज बड़ा क्लियरली पता चल गई थी, उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग भी कराई थी, डिफरेंट कंसल्टेंट्स को रख के, कि डेली प्राइसिंग विद 7 डे एवरेज में प्राइस शॉक हफ्ते के बाद आता था, वो प्राइस शॉक आना खत्म हो गया। अगर आपने देखा होगा तो डेट बेसिस को 3-4 रुपए की, मैक्सिमम 5 रुपए की किसी ने एडजस्ट की है। उसके बाद जो है वो प्राइसेस नीचे भी उसी तरीके से आई हैं और ऊपर भी उसी तरीके से गई थी मार्केट के, और फॉर्मूला पब्लिसाइज कर दिया, विच इज वेरी गुड कि अब पब्लिक देख सकती है कि क्या फॉर्मूला है। और जो अभी मिनिस्टर साहब ने कल स्टेटमेंट में भी कहा था, वो इसलिए उन्होंने कहा था कि 7 दिन की एवरेज में अभी भी 2 दिन जो है वो डीजल के अंदर कोई $150 की प्राइस वाला दिन जो है वो शामिल हैं, और गैसोलीन के अंदर 108 और $110 वाले दिन शामिल हैं। तो अगर अगले 2 दिन जो है वो प्राइस गिरती है या प्राइस स्टेबल भी रहती है, तो वो जो हाई एवरेज के दिन थे वो निकल जाएंगे, तो यकीनन जो है वो बेनिफिट आगे कंज्यूमर प्राइस पे दिखना शुरू हो जाएगा उसका, और प्राइस कम होगी। आपने डीरेगुलेशन की बात की, देखें इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, कमेटी बना दी है, कुछ लोगों के साथ होंगे उसमें, जाहिर सी बात है कि स्टेप्स उनको लेने हैं। तो मेरा उस पर पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट डीरेगुलेट कर भी देगी, फिर भी गवर्नमेंट का एक सर्टन लेवल की जो है वो कंट्रोल रहेगा थ्रू देयर ओन कंपनी, जिसमें 50% तकरीबन मार्केट शेयर अगर आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास है। इसी तरीके से रिफाइनरीज में अगर आप देखें तो तकरीबन 50% का जो है वो मार्केट शेयर जो है वो रिफाइनरी, जो गवर्नमेंट ओन रिफाइनरीज है उनके पास है, बल्कि 50% से थोड़ा ज्यादा ही है दोनों सेगमेंट के अंदर। तो अगर हेल्दी कंपटीशन होता है तो सरकार की कंपनी के स्टेशन ज्यादा हैं, कोई दूसरी कंपनी उससे महंगा बेच नहीं पाएगी, उससे महंगा बेच नहीं करने का, और उससे नीचे ही बेचेंगे। और अवाम के लिए अगेन मैं कहूँगा कि तो कंपेरेटिव मार्केट, और दुनिया में ऐसा होता है, लोग प्राइस देख के जो है वो जाते हैं, मोबाइल ऐप के ऊपर जो है वो बता रहे होते हैं कि आपके घर से कौन सी पंप के ऊपर जो है सबसे करीब तरीन जो है वो सस्ती फ्यूल अवेलेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट तो तकरीबन एक जैसी है, सबकी प्रोडक्ट में तो फर्क नहीं होता। तो अच्छा एक कंपटीशन होगा और आई थिंक फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कुरैशी साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो पाकिस्तान पर क्या गुजरेगी? दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक बंद है और उसे खुलवाने के लिए ईरान की तमाम शराइत माननी पड़ी, तो फिर क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये न सिर्फ ईरान और अमेरिका में अब ये तनाज़ा नहीं रहा, बल्कि ये आलमी तेल, LNG शिपिंग और पाकिस्तान की मईशत का मसला भी बन चुका है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमेरिका के सामने कई मुतालबात रख दिए हैं। ईरान ये चाहता है कि अमेरिका उसके खिलाफ जंग और फौजी कार्रवाइयाँ फौरी ख़त्म करे, ईरान पर आयद पाबंदियां उठाई जाएं, मुंजमद ईरानी असासे वापस किए जाएं, जंगी नुकसानात का मुआवजा दिया जाए, और फिर सबसे अहम कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए एक नया निज़ाम चाहता है। ईरानी पासदारान इनकलाब का यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि जंग का मैदान है। यहाँ पर अब यह सवाल भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर इतना अहम क्यों है? क्योंकि दुनिया की एनर्जी ज़रूरियात का रोज़ाना का तकरीबन 20% सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब यह सोचिए कि अगर दुनिया की रोज़ाना की 20% सप्लाई रुक जाए और यह थोड़ा थोड़ा करके 20% रुकावट बड़ा बहरान पैदा कर दे तो फिर क्या होगा? खलीजी ममालिक से निकलने वाला तेल और LNG एशिया और दुनिया के दीगर हिस्सों तक पहुंचने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ही इन्हिसार करना पड़ता है, और पाकिस्तान भी इस बहरान से महफूज नहीं है। खासतौर पर LNG के मामले में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही हसास है। 2025 में यानी पिछले साल पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की तकरीबन 2/3 LNG इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही गुजरी हैं। यानी अगर ये हॉर्मुज़ में रुकावट पैदा हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए मसला सिर्फ पेट्रोल का नहीं
होगा बल्कि LNG का भी होगा। LNG भी महंगी हो सकती है, जिससे बिजली की पैदावारी लागत में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। अब न सिर्फ ये बल्कि इससे इंडस्ट्रियल कॉस्ट भी बढ़ सकती है और फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान के ज़र मुबादला पर भी दबाव पड़ सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला बहुत अहम होता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ ये सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती चली जा रही है, क्योंकि अब ईरान के साथ इराक और यमन में मौजूद उसके इत्तेहादी भी इस बहरान में खासे मुतारिक हो गए। इराक में हमने देखा कि ईरान नवाज मलेशियाओं को खबरदार किया है कि अगर हुर्मुज़ को ताकत के ज़रिए खोलने की कोशिश की गई तो खित्ते में मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर आ सकता है। इससे एक नया बहरान पैदा हो सकता है। यमन में हौसियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री महाज तेज़ कर दिया, यानी बहरान अब सिर्फ हुर्मुज़ तक महदूद नहीं रहा। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है और फिर दूसरी तरफ रेड सी है। अगर दोनों रास्तों पर ख़तरा बढ़ता चला जाता है तो फिर खलीज से निकलने वाली एनर्जी सप्लाई के साथ दीगर समुद्री तिजारत भी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और इसका सीधा और डायरेक्ट असर आलमी मार्केट पर पड़ेगा। तेल महंगा होने के साथ शिपिंग कॉस्ट मज़ीद महंगी हो जाएगी, इंश्योरेंस कॉस्ट में इजाफा होगा और फिर ये कि पाकिस्तान जैसे में इम्पोर्टेड एनर्जी पर इन्हिसार करने वाले मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी शर्त क्या है? कंट्रोल। तेहरान ये चाहता है कि हुर्मुज़ में आमदोरफ़्त के लिए एक नया इंतज़ाम हो। अब ये शराइत किस हद तक काबिल कबूल हैं और अगर इनमें थोड़ा सा वक्त लगता है तो सूरत हाल किधर जा सकती है? पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कितनी से डैमेज होगी और पाकिस्तान के पास क्या है, ऑप्शंस क्या है गवर्नमेंट के पास कि इन हालात को कैसे कंट्रोल करे और रिलीफ किसी न किसी हद तक आवाम तक पहुँचाए? इस पर हम बात करेंगे हारून शरीफ साहब से, साबिक वज़ीर सरमायाकारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वाला मामला, ये ज़ाहिर है ऑयल की कीमतों पर बहुत असरअंदाज होता है। ऑयल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट फौरी तौर पर होता है जो इस वक्त भी मौजूद है एक आम आदमी पर। तो अब ये इसका वे आउट क्या है, इसको कैसे मैनेज करे पाकिस्तान की गवर्नमेंट खास तौर पर? जी, पहले तो आप सब ये समझना ज़रूरी है कि हमने ये एक हमेशा से रिस्क होता है जब आप किसी भी 3 या 4 इकॉनमीज़ पर या किसी रूट पर अपनी सारी सप्लाईज़ का इन्हिसार डाल देते हैं। तो पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात हैं गल्फ़ के साथ, कभी सोचा ही नहीं था, प्लान ही नहीं किया कि आपके पास कुछ कंटिजेंसी होनी चाहिए, कोई ऑल्टरनेट रूट्स होने चाहिए, कोई और सप्लाई के ज़राए होने चाहिए। तो क्योंकि हमने बनाए नहीं तो हमारी डिपेंडेंस जो है 85% ऑयल प्रोडक्ट्स की और LNG की इसी रूट से आती है। हिस्टोरिकली इस रूट को कई दफ़ा कॉलोनाइज़ करने की कोशिश की गई है। पहले पोर्टुगीज़ ने इसको कॉलोनाइज़ किया, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनाइज़ किया, फिर जो ईरान के हुक्मरान थे मुसद्दिक, उन्होंने उनसे वापस लेके इसको ईरान के कब्ज़े में दे दिया। तो ये एक सोने की चिड़िया की तरह ये एक ऐसा इलाका है जिस पे बाहर के लोग कॉलोनाइज़ की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी जोग्राफ़ी ऐसी है कि आप वहाँ ख़ित्ते में बैठे बग़ैर आप ये काम नहीं कर सकते। गल्फ़ के ममालिक में वो सख्त नहीं है कि वो अमेरिका के साथ मिलके कुछ इसको कंट्रोल कर सकें। तो ईरान का ये फिर एक जियोपॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड बन गया है, जिससे ईरान अपनी शराइत टेबल पे रख रहा है। उसको पता है कि दुनिया का इन्हिसार इसके ऊपर है, जापान का भी है, चीन का भी है, यूरोप का भी है, पाकिस्तान और इंडिया का भी है। तो अब ये एक बारगेनिंग टूल बन गया है। जब कोई चीज़ बारगेनिंग टूल बन जाती है तो उसके अंदर कोलैटरल डैमेजेस होते हैं। और मुझे डर ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर जो ना तेल प्रोड्यूस करते हैं, जिन्होंने ना ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे काम किया है, ना रिजर्व्स पे काम किया है, तो हमारे ऊपर प्रेशर जो है इसमें एज ए कोलैटरल डैमेज, क्योंकि ईरान अपनी शराइत बनवाने के लिए 40 साल की सैंक्शंस को वो और 1-2 साल इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अगर यही बातचीत चलती रही और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी पॉपुलैरिटी को रखने के लिए सारी शराइत नहीं मान दी, तो हमारे ऊपर एक स्ट्रेस्ड इकॉनमी के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ट्रेड का प्रेशर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रेशर और ओवरऑल जो हमारा है एक फील गुड फैक्टर कि ये इस इलाके में टेंशन नहीं है, वो फैक्टर भी हमें खासा सीरियसली इम्पैक्ट कर रहा है। सही, तो अब ये इसके ज़ाहिर बराह रास्त असर फौरी तौर पर पास ऑन हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको उस तरह नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही, फिस्कल स्पेस शायद वाकई उनके पास नहीं है। कितनी गुंजाइश इस वक्त गवर्नमेंट के फिस्कल स्पेस में है? ये 4-5 महीने बड़े टफ गुजार चुके हैं, अगर खुदा न खास्ता ये मज़ीद इतना ही प्रोलॉन्ग होता है तो हमारी इकॉनमी में इतनी जान है कि ये इन हालात में हम चल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? जी, मैं 18-20 साल से इंटरनेशनल इदारों की तरफ से और एज एन एडवाइज़र ख़ित्ते के ममालिक पे, इस रीजन पे काम करता रहा।
हमें इस वक्त जो आपकी बात का सिंपल जवाब ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो रेजिलियंस टू डील विद दिस काइंड ऑफ शॉक बहुत कम है, और हमारी अपने जो इलाके ईरान के साथ नेबरिंग हैं वहाँ पर भी हमें कोई ऐसी ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फैसिलिटीज़ और स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। अब पाकिस्तान के लिए चॉइसेस क्या हैं? मैं अभी पिछले हफ्ते चीन से आया हूँ। वहाँ एवरी सेकेंड थिंक टैंक एट द मोमेंट इज़ वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट फ्यूल्स, कि हमने अपनी ऑल्टरनेट एनर्जी की पॉलिसी कैसे बनानी। और ये वो मुल्क है जिसके पास 102 दिन के रिजर्व्स हैं। बहुत से ममालिक ने तो इसका प्रेशर जो है, जिनके पास रिजर्व्स हैं, अपने उन रिजर्व्स को ऑफलोड करके अवाम को उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया। इंडिया ने टैक्सेशन कम कर दिया है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर थी, ताकि अवाम पे बर्डन ना आए। हमारा हिसाब उल्टा इस तरह है कि हमारी तो पेट्रोलियम लेवी से हमारे टारगेट्स पूरे होते हैं, और ये एक ऐसा टैक्स है जो कि एक्चुअली तो इमरजेंसी के लिए होता है, लेकिन ये डिविजिबल पूल का हिस्सा भी नहीं होता। अभी मैं आज ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि टारगेट से कोई 20 अरब डॉलर हमने ज़्यादा कलेक्ट कर लिए हैं लेवी से। सो पाकिस्तान को जो शॉर्ट टर्म में हुकूमत ने अपना गेन के लिए लोगों पे जो प्रेशर्स अब बढ़ रहे हैं, उसके इम्पैक्ट सोशल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, और उसके अलावा एक ओवरऑल सरकार और लोगों के अंदर एतमाद की फ़ज़ा कम होती अनफॉर्चुनेटली दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन हालात में बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उस तरह नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए था प्राइसिंग के मामले। तो हारून साहब, एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की हुकूमत ने पूरे मुल्क के अवाम को कि दुनिया भर में देखें सप्लाई का इशू रहा, और कहीं लाइनें लग गई, कहीं क्योस हो गया, कहीं अमन अमान की सिचुएशन ख़राब हो गई। कई ममालिक के उन्होंने नाम भी लिए, मिनिस्टर्स आए और बताया कि वहाँ सप्लाई का इशू रहा, लेकिन उन ममालिक में हमने देखा कि कॉस्ट का कहीं इशू नहीं रहा, उन्होंने अपनी प्राइसेस नहीं बढ़ाई। अभी चंद एक नाम आपने भी लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि सप्लाई का कोई इशू नहीं रहा। गवर्नमेंट ने बताया हमें कि हर वक्त हमारे पास वाफिर मकदार में ऑयल मौजूद है, लेकिन कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इशू रहा कि कॉस्ट एक मौके पर डबल भी हो गई थी। तो ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये सप्लाई और कॉस्ट का इशू हमारे यहाँ क्यों इतना ज़्यादा रहा, और जहाँ की वो मिसालें देते हैं जहाँ सप्लाई के इशूज़ थे वहाँ पर कॉस्ट क्यों नहीं बढ़ी? मिसालें बहुत सेलेक्टिव हैं बाब साहब। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा पैनिक पैदा हुआ कि जहाँ हड़तालें हो गई, तोड़फोड़ हो गई, आग लग गई। हाँ, कुछ दिनों के लिए जो डिसरप्शंस आई हड़तालों की वजह से, या टैंकर्स की हड़ताल की वजह से, या सप्लाई के टैंकर्स ना आने की वजह से, तो आई डोंट थिंक कि अभी एशिया के अंदर कोई ऐसा मेजर आया कि लोग बिल्कुल बंद करके कारोबार बैठ जाएं। तो पाकिस्तान को मेरी राय के अंदर इस वक्त हमें बहुत संजीदगी से जो हमारे पास अपने इदारे हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन है, उसको ये सारे बाकी कामों को छोड़ के ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर एक स्ट्रेटजी टेबल पे रखनी चाहिए कि हमारे पास ऑल्टरनेट्स क्या हैं, हमने लोगों को 2 साल अगर ये चलता है फैसिलिटेट कैसे करना है, हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो सेक्टर्स हमारे विनर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमने इंडस्ट्रियल बेस को किस तरफ लेके जाना है कि हम इंपोर्टेड ऑयल पे इन्हिसार कम कर सकें, आया हम अपने पर्क्स प्रिविलेजेस के अंदर कैसे कम करना है। आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, ना कि हम एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर और ड्रीम्स के ऊपर काम करें, बिकॉज दैट इज़ वेयर एवरी सीरियस कंट्री इज़ वर्किंग ऑन, कि हमने इसको हम कहते हैं कि बिजनेस की कंटिन्यूटी को इंश्योर कैसे करना है। ये इस वक्त मेजर एक ज़रूरत है। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो बड़ी तेज़ी से डिवर्सिफाई कर रहा है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि अब रिस्क्स बढ़ गए हैं। गल्फ़ के कंट्रीज़ जैसे UAE है, बहरीन है, कुवैत है, उनको तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उनकी इकोनॉमी के अंदर तो ट्रेडिंग बेस था या टूरिज़म बेस था, वो बिल्कुल होटलिंग जो है बिल्कुल बैठ गई है। सऊदी अरब विजन 2030 में बड़ी तेज़ी से डिवर्सिफिकेशन जा रहा था, अब वो उसको मज़ीद स्पीड अप करेगा। इस बदलते हालात में, और आपको मैं अभी भी एश्योर करता हूँ कि अगर ईरान के अंदर कोई रिकन्स्ट्रक्शन शुरू होती है तो उनके पास इंटरनल रिसोर्सेज टेक्निकल इतने हैं कि वो कोई हमारी लेबर को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। सो वी नीड टू वेरी केयरफुली नाउ सी कि पाकिस्तान की बिजनेस कंटिन्यूटी को कैसे इंश्योर करना है, क्योंकि ये अब एक ईरान और अमेरिका की जो नेगोशिएशन है
उसके अंदर अब हम तो डायरेक्ट हिस्सेदार भी नहीं हैं, तो हमारी क्या चॉइसेस हैं। आई विश कि हम अपनी IPI पाइपलाइन जो है IP उसको निगोशिएट कर लेते जब हमारे अच्छे फ्रंट फुट पे हम मीडिएट कर रहे थे या कन्वीन कर रहे थे। लेकिन हमें अब ये जो सिक्योरिटी लेड अलायंसेस बन रही हैं हर जगह, हमें उसके अंदर से एक इकोनॉमिक गेन लोगों के लिए, पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक गेन कैसे लाना है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सियासी सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आप जो घी खा रहे हैं क्या वो वाकई घी है? और जो दूध आप बच्चों को पिला रहे हैं उसमें दूध कितना है? और जो कुकिंग ऑयल आप रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस मयार पर पूरा उतरता भी है या नहीं? पाकिस्तान में 491 पैक शुदा घी, तेल और दूध के नमूने टेस्ट हुए हैं। 176 नमूने फेल हुए, यानी तकरीबन 36% मसनूआत मयार पर पूरी ही नहीं उतरी हैं। और सबसे बड़ा झटका, वनस्पति घी के तकरीबन हर 2 में से 1 सैंपल गैर मयारी निकला है। ये सिर्फ घी, तेल और दूध की कहानी नहीं है, ये सवाल है कि हम पाकिस्तानी आखिर खा क्या रहे हैं। मुल्क भर की मार्केट से लिए गए पैकशुदा घी, खुर्दनी तेल और दूध के 491 नमूनों में से 176 सैंपल कौमी मयार पर पूरे ही नहीं उतर सके हैं, यानी हर 3 में से तकरीबन 1 सैंपल गैर मयारी निकला है। ये जायज़ा पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी PCSIR ने किया है, जबकि इस अमल की निगरानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी यानी PSQAC ने की है। रिपोर्ट की तफसीलात सामने आई हैं। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत ये तमाम तफसीलात रखी गई हैं। लेकिन असल तशवीश अब यहाँ इस बात पर है कि मुख्तलिफ मसनूआत में नाकामी की शरह कितनी ज़्यादा रही है। सबसे ज़्यादा मसला वनस्पति घी में पेश आया है। घी के 204 नमूने टेस्ट किए गए और उनमें से 98 सैंपल्स यानी तकरीबन 48% गैर मयारी करार पाए। अब सादा अल्फाज में हर 2 में से तकरीबन 1 घी का सैंपल मयार पर पूरा नहीं उतरा है। ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल के 146 सैंपल्स में से 40 गैर मयारी निकले, यानी तकरीबन 27% ऐसा तेल जो मुज़र सेहत है वो रोज़ाना की बुनियाद पर खाया जा रहा है। इसके अलावा वो दूध जो इंसानी ग़िज़ा में एक बुनियादी हैसियत रखती है और जो बाकायदा मशहूर ब्रांड्स के नामों के साथ मार्केट में मौजूद है, डब्बे में बंद महफूज दूध के 104 सैंपल्स में से 26 सैंपल्स मयार पर पूरे नहीं उतरे। इस तरह मार्केट में मौजूद 25% दूध गैर मयारी निकला है। मिल्क पाउडर के 18 सैंपल्स में से 8 नाकिस निकले, यानी तकरीबन 44% सैंपल्स यहाँ भी फेल हुए हैं। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि खुश्क दूध का ज़्यादातर इस्तेमाल बच्चों के दूध या फिर फार्मूला मिल्क में होता है। रिपोर्ट का एक और अहम इंकशाफ दूध के हवाले से, एक सैंपल में मिल्क फैट सिर्फ 0.8% रिकॉर्ड हुआ है, जबकि कौमी मयार के मुताबिक दूध में कम अज़ कम 3.5% फैट होना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बड़ी आलमी कंपनीज़ के पैक शुदा दूध के नमूने मयार पर पूरे उतरे, जबकि मसाइल निस्बतन कम मारूफ मकामी ब्रांड्स में ज़्यादा सामने आए हैं। रिफाइंड पाम ऑयल के सिर्फ 4 सैंपल्स टेस्ट किए गए, लेकिन उनमें से 3 मयार के ख़िलाफ़ पाया गया, यानी 75% सैंपल्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र या गैर सेहत बख्श करार पाए हैं। जबकि रिफाइंड कैनोला ऑयल के 13 सैंपल्स में से सिर्फ 1 गैर मयारी निकला है। यहाँ फ़र्क सिर्फ एक अदद नहीं है, बल्कि इस बात की निशानदेही करता है कि खुराक और मसनूआत में मेयार, कॉम्पोजिशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मसाइल कितने बढ़ चुके हैं। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर मौजूद है, इन गैर मयारी मसनूआत के ब्रांड्स के नाम क्या हैं, ये क्यों छुपाए गए हैं? ताज़ा रिपोर्ट में मुतासरा ब्रांड्स के नाम अवामी सतह पर तफसील से जारी नहीं किए गए। ये मामला सार्फिन के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट मेयार पर पूरी नहीं उतर रही तो ख़रीदार को ये जानने का हक़ होना चाहिए कि वो कौन सी मसनूआत ख़रीदने से गुरेज करे। दूसरी तरफ सनत के लिए भी ये रिपोर्ट बहुत अहम है, क्योंकि अगर किसी कंपनी की मसनूआत को गैर मयारी करार दिया जाता है तो उसके कारोबार, ब्रांड रेपुटेशन और कंज्यूमर के एतमाद पर बराह रास्त असर पड़ सकता है। इसीलिए टेस्टिंग के तरीक़ेकार, सैंपल लेने के अमल और लेबॉर्ट्री नताइज की शफाफियत भी बहुत अहम है। अब हुकूमत ने इस मामले को अगले मरहले में ले जाने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खुले घी, खुर्दनी तेल और दूध का भी मुल्कगीर सर्वे कराने की हिदायत की है, यानी मौजूदा रिपोर्ट सिर्फ पैक शुदा मसनूआत तक महदूद थी।
अगले मरहले में वो खुराक भी ज़ेर निगरानी आएगी जो बग़ैर पैकिंग के मार्केट में फ़रोख्त होती है। इसके लिए वजारत मनसूबाबंदी PCSIR और PCSQAC के माहिरीन पर मुश्तमिल एक खुसूसी टेक्निकी कमेटी भी कायम की गई है। कमेटी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स का जायज़ा लेगी, गैर मेयारी मसनूआत की वजूहात मालूम करेगी और हुकूमत को पॉलिसी और रेगुलेटरी इक़दामात के बारे में सिफारिशात देगी। पाकिस्तान खुर्दनी तेल की अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बड़ी मकदार में इम्पोर्ट पर इन्हिसार करता है। माली साल 2025-26 में मुल्क ने तकरीबन 3.8 अरब डॉलर का पाम ऑयल इंपोर्ट किया, यानी एक तरफ पाकिस्तान कीमती ज़र मुबादला खर्च करके खाम माल इंपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ उसी शोबे में तैयार होने वाली बास प्रोडक्ट्स मेयार के इम्तिहान में नाकाम हो रही हैं। ये सूरत हाल सनत, रेगुलेटर और कंज्यूमर तीनों के लिए एक बड़ा सवाल है। सनत को बेहतर क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है, रेगुलेटर को मुसलसल और शफाफ टेस्टिंग की ज़रूरत है और सारिफ को ये मालूम होना चाहिए कि वो जो चीज़ ख़रीद रहा है वो वाकई महफूज और मेयारी है या नहीं। ख़ास तौर पर घी में तकरीबन आधे सैंपल्स का मेयार पर पूरा ना उतरना एक बहुत ही संजीदा रेगुलेटरी सिग्नल है। अब असल इम्तिहान यहाँ पर हुकूमत का है। क्या टेक्निकी कमेटी सिर्फ रिपोर्ट तैयार करेगी या गैर मेयारी मसनूआत, खाम माल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल के ख़िलाफ़ अमली कार्रवाई भी होगी? और फिर सबसे अहम सवाल कि क्या हुकूमत आवाम को ये भी बताएगी कि गैर मेयारी मसनूआत कौन से ब्रांड्स की थी, क्योंकि खुराक की मार्केट में सिर्फ मेयार की जांच काफ़ी नहीं है, सारिफ को मालूमात देना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन आदि हिस्सा है। अब क्या इन तमाम स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा या नहीं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या वाकई हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है या नहीं, इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे। कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। कौकब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला भी है। सरकारी टेस्टिंग हुई है फूड आइटम्स की, फूड सैंपल्स की, और उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बड़े होशरुबा हैं। यानी जो घी हम खा रहे हैं, जो ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दूध हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी क्वालिटी पर कई सवालात उठ गए हैं और सरकारी टेस्टिंग में ही सवालात उठे हैं। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहीं हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है? आवाम के साथ क्या हो रहा है? देखिए, आवाम के साथ तो हमेशा से खिलवाड़ होता रहा है और ये जो हमारे डिपार्टमेंट है ना, असल में इनकी जिम्मेदारी है। ये डिपार्टमेंट में सबसे पहले आता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि ये देता है कि हमारा लोगो उनका लगा होता है हर उसके ऊपर, और हमारा कंज्यूमर ये खाता है सारी चीज़ें जो जिन अशिया पे उनके लोगो लगे होते हैं। इसका लोगो लगाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने इस आइटम को चेक किया और इसको बाज़ार में फ़रोख्त करने की इजाज़त दी। उसके बाद जो है फूड अथॉरिटीज़ हैं, ये पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड अथॉरिटी है, और तमाम जितने भी सूबों की फूड अथॉरिटीज़ हैं, KPK की फूड अथॉरिटीज़ है, बलूचिस्तान की फूड अथॉरिटीज़ है, अब तो हर सूबे में फूड अथॉरिटीज़ बन गई हैं। तो ये क्या फूड अथॉरिटीज़ अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी? जो इकबाल एहसन साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया कि चेक किया जाए कि आखिर ये हार्ट अटैक की वजूहत क्या है, और ये हार्ट अटैक जो हो रहा है इससे क्या तेल खाने से हो रहा है, घी खाने से हो रहा है, गैर मेयारी अशिया की फरोख्त से हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो रिजल्ट आया है PCSIR को जो उन्होंने जिम्मेदारी दी, तो PCSIR भी ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है और इसको भी ये चाहिए था, PSQCA को भी चाहिए था। असल चीज़ है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ये क्यों बनाई गई थी, और इसको जो बनाया गया था, तो उस बनाते हुए ये सोचा गया था कि ये जो अशिया हैं, ये जब वो ओके करेगा, उसका PS का निशान लगा होगा, तो सारिफ जो है बिला झिझक वो अपनी जो उसकी वो चीज़ें हैं वो खरीदेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना अमल सबसे पहले आता है। गैर जिम्मेदाराना अमल जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका PSQCA के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिसकी DG को हमारी इत्तला के मुताबिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको हटा दिया है। मगर उन्होंने कोर्ट से कोई ऑर्डर लिया है और उसके बाद वो बराजमान है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो अफसरान हैं जो कि बिल्कुल गैर की कारकर्दगी सिफर है, मैं समझता हूँ कि उनको जो है बिल्कुल ऐसे डिपार्टमेंट से हटा देना चाहिए। और ये टेक्निकल सीट जो है DG की, डायरेक्टर जनरल की जो सीट है वो है टेक्निकल सीट। उसके ऊपर जो है ये कोई भी ऐसा अफसर जिसकी नॉलेज ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि स्टैंडर्ड क्या होता है, उसको क्यों बिठा दिया जाता है। तीसरी बात ये है कि जो अब ये होता है क्यों है ऐसा कि जनाब यहाँ से जो PSQCA ने जिन लोगों को निशान अलर्ट किए,
घी कंपनियों को, तेल कंपनियों को उन्होंने टेस्टिंग करवा के उसको क्लियर किया और उनके जो फरोख्त करने की इजाजत दी। तो वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो अंडर टेबल जो है वो यहाँ पे हमेशा से मैं कहता हूँ बगैर उसके कुछ भी नहीं होता। तो इसकी भी तहकीकात कराई जाए कि लाइसेंस उनको कैसे दिए जाते हैं, उनको फरोख्त की कैसे इजाजत दी जाती है, और फौरी तौर पे जो कि जिनकी जो सैंपल जो फेल हो चुके हैं उनको मैं एहसन इकबाल साहब से और मुताल्लिका अथॉरिटी से कहता हूँ कि उनके जो कंपनियां हैं, उनके जो जहाँ पे ये तेल बन रहा है, घी बन रहा है, उसको फौरी तौर पे सील कर दिया जाए। तब वक्त के उनके जो अच्छा कौकब साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। यही वो कंपनियां होती हैं जिनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अवार्ड्स भी दिए जा रहे होते हैं, उन अवार्ड्स को ये फ्रेम करके अपने अपने ऑफिस में भी लगाते हैं। कुछ अवार्ड बट रहे हैं जी, तो वो गली कुछ अवार्ड बट रहे हैं। अब ये मेरा एक सवाल इस पर ले लीजिएगा जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब अवार्ड में रिकॉग्निशन और तारीफ होती है तो फिर अब जब ये सिंध अवार्ड हुआ, आपने पूछा कि सिंध अवार्ड क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंध अवार्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अदर अवार्ड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर अवार्ड जो बैठ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आप उनको देखें, और अगर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन की बात करते हैं तो हम टॉप ऑफ द वन एक ब्रांड है सिर्फ उसको देते हैं, जो कि हमारे पास की वो आती है सारी हर चीज कि उसका तेल उसके जाके कंपनी को देखें कि पता चले कि उसको वो कंपनी ऐसी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि आप किसी जो है ऑयल बनाने वाली कंपनी में नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।